हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह का जो बुक है 6 से 12 तक मैथ्स बर्नवाल का ऑनलाइनर, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है लगभग सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके थे। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब मात्र एक दो सब्जेक्ट बचा हुआ है, जिसमें कि आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट बचा हुआ है और आपका विविध और कुछ पुरस्कार एवं सम्मान बचा हुआ है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं, आज इसके वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को देखेंगे, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे सभी को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एकल जाति किसी एकल जाति के स्पीसीज एवं उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण से जो है क्या अभिप्राय था? पर्यावरण से अभिप्राय है कि पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? पर्यावरण के जो तीन प्रमुख घटक जो कौन से? तो जैविक संगठक है, जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक है। ठीक है, सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नी नेस ने किया था। नेक्स्ट है मेरे कि घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस परिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के क्या है? तो उदाहरण है। नेक्स्ट है कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसके कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। नेक्स्ट है कि 10% नियम 10% नियम जिसे वैज्ञानिक रेमंड एंड लिंडेमैन 10% नियम जिसे वैज्ञानिक रेमंड एंड लिंडेमैन ने दिया था, किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से संबंधित है। धारणीय सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में प्रस्तुत की थी। कब? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा ब्रटलैंड कमीशन ने कब प्रस्तुत किया था? तो 1987 में प्रस्तुत किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो कवक एवं जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। बोल रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड जो कैसा होता है? तो सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीवभार का पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है? तो जलीय परितंत्र में बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में जो है तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो भू रासायनिक चक्र क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? बोल रहा है कि समुद्री वातावरण में जो है कौन से जीव जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। कौन? तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? परितंत्र का जो गतिक हृदय जो किसे कहा जाता है? परितंत्र गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र को कहा जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो परितंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर। बोल रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर। कौन? तो महासागर। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में किस राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधों तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है?
तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित, भारत का जो प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत का जो है प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 13 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा की प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो यह जो है सोलर रेडिएशन यानी सौरिक विकिरण यानी सोलर रेडिएशन को माना जाता है। पर्यावरणीय नियतिवाद, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर थे। कौन? तो कार्ल रिटर। पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोलॉजी पिरामिड की संकल्पना किसने की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने किए थे, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसे? तो सर्वाहारी से प्राप्त होता है। पेड़ पौधे किस रूप में पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन से करते हैं। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना, महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित, ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व का जो प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया, कोबर्ग प्रायद्वीप को किया गया था ऑस्ट्रेलिया 1974 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर होगा पर्यावरण पारिस्थितिकी से बायोम एवं जैवमंडल किसके? तो बायोम एवं जैवमंडल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो बायोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा बायोम जो है कौन सा? तो जलीय बायोम है पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम। नेक्स्ट है कि सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो आपका टुंड्रा बायोम है। कौन? तो टुंड्रा बायोम है। नेक्स्ट है कि जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया था? जैव मंडल के अंतर्गत जो किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक एवं अजैविक घटकों किया जाता है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? कौन सा तंत्र जो किसी समुदाय के सभी जीवों में क्या करता है? तो संबंध स्थापित करता है। तो खाद्य जाल यानी फूड वेब करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी पाया जाता है सभी उपभोक्ताओं में। नेक्स्ट वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी समुदाय का विलक्षण पर अपना प्रभाव दर्शाती है तो की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। क्या कहलाती है? तो की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। नेक्स्ट है कि एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। साल हो गया आपका, साल, सागवान, शीशम किस बायोम के वृक्ष है? तो मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। नेक्स्ट है किस बायोम की भूमि जो है अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? किस बायोम की भूमि जो अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो आपका शंकुधारी वन होती है। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? तो घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाया जाता है। नेक्स्ट किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? किस बायोम में जो है प्राथमिक उत्पादकता क्या होती जाती है? तो सर्वाधिक होती जाती है। तो विषुवतीय वन बायोम में होती जाती है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम माना जाता है। कौन सा? मानसूनी बायोम माना जाता है। बोल रहा है कि
यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। जो यूकेलिप्टस वृक्ष होता है इसको क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या होता है, तो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। सागर जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो बेथन्स की संज्ञा दी जाती है। रेंडियर किस बायोम का जंतु है, तो टुंड्रा बायोम के जंतु है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जा रहा है, तो वर्ष 1987 से किया जा रहा है। देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट हमारे कि लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। लानोस तथा कैंपोस की घास किस बायोम में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर आती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है, तो अम्ब्रेला प्रजाति होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है, तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है, तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती हैं। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है, हाथी घास किस बायोम की क्या है, एक प्रमुख घास है, तो सवाना बायोम की। किसका, तो सवाना बायोम की है। नेक्स्ट है किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन, बोला कि किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या पर निर्भर नहीं करती है, संरचना, सकल बायोमास एवं प्रजाति के संगठन पर नहीं करती है। नेक्स्ट है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय केंद्र कहा जाता है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है, तो शीतोष्ण घास बायोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है की स्टोन प्रजाति का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि परितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त क्या होती है, तो हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है, तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर करती हैं। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाया जाता है, तो मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है, तो इकोलाइन कहलाता है। क्या, तो इकोलाइन कहलाता है। नेक्स्ट है कि चार्ल्स एल्टन ने जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है कि भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, तो पश्चिमी घाट को दी जाती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होगा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए जैव विविधता से जितने भी प्रश्न दिए होंगे सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बोले कि जैव विविधता का क्या अर्थ है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है, तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो जैव विविधता कहलाती है। ठीक है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वन्यजीव अभ्यारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान आदि वन्यजीव अभ्यारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 एवं 20 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 एवं 20 को जो 2011 से लेकर 20 को किस रूप में घोषित किया गया? तो जैव विविधता दशक के रूप में क्या किया गया? तो घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि ऐसे क्षेत्र जो परिस्थिति की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो परिस्थिति की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों ने एंडेमिक स्पेसीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व की इसकी संख्या कितनी है जैव विविधता के? तो 36 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में किया गया, तमिलनाडु में। कब? तो वर्ष 2003 में किया गया था। ठीक है। भारत में जो लेह बेरी यानी हिमालयन बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो सी बकथ्रॉन है। कौन? तो सी बकथ्रॉन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में अति सघन वनों यानी हाईली डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? एम स्ट्रिप्स शब्द जो किससे संबंधित है? तो बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 23 जनवरी 2001 को किए थे। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार की हानि पहुंचाता है? तो जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को क्या करता है? तो कम करने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सिंह पुच्छ वानर यानी मक्काक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते थे? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस पक्षी को विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण जो मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी क्या हो गई? तो विलुप्त हो गई। तो डोडो पक्षी के कारण। डोडो पक्षी जो है उपयुक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत सरकार के द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह जो वर्ष 2002 में पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। कहाँ? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। भारत में जो है 4 आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। वो है आपका फर्स्ट पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है सुंदरलैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह का है। नेक्स्ट है कि फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड़ियन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो चमगादड़ों की एक क्या है? तो चमगादड़ों की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो यह जो IUCN से है, तो IUCN से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। कौन? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम स्थित है। कौन सी औषधि जो है गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बल्लभगढ़ हरियाणा। कहाँ? तो बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मारियस ने वर्ष 1988 में किया था। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम से वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलरूस फ्लांगेस है? तो रेड पांडा। किसका? तो रेड पांडा का। नेक्स्ट है कि भारत में रेड पांडा का प्राकृतिक आवास कहाँ पाया जाता है? भारत में जो रेड पांडा का प्राकृतिक आवास कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हुंगलू मिरिक। किसका? तो हुंगलू मिरिक के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है।
नेक्स्ट है हमारे कि किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं तो नाइट्रोसोमनास करते हैं, तो नाइट्रोसोमनास करते हैं। ठीक है। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है तो अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है तो पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जैव विविधता का क्या कहा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैव विविधता का क्या तो द्वार कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत को जो कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों यानी जो है बायोजियोग्राफिक एरियाज में विभाजित किया गया है तो 10 में किया गया है। नेक्स्ट है कि जब कोई समुदाय जो अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है तो चरम समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है तो मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? किस वृक्ष को जो है कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है तो नारियल। किसको? तो नारियल को की गई है। भारत में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है या प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रभावित होती हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से जो है होकर कौन सी नदियाँ क्या होती हैं तो प्रभावित होती हैं तो बाण गंगा तथा गंभीरी नदी प्रभावित होती हैं। ठीक है। वनस्पति संरक्षण हेतु संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है तो वानस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम ग्रीन हाउस के द्वारा जो है वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है तो बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। वर्तमान में जो भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं तो जो 18 कितने तो 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपका जो है भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान जीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व को बारे में देखेंगे। ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अभी वर्तमान में 106 है, वन्यजीव अभयारण्य के 573, टाइगर रिजर्व का 58 है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जिसमें कि बोले कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान आपका दाची गाम है, सलीम अली है जिसे हम लोग सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं, किश्तवाड़ है एवं काजी नाग है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। वहीं आपका जम्मू कश्मीर का वन्यजीव अभयारण्य को देखा जाए तो शीत मरुस्थल है, होकेरसर है, सुरनिसर एवं मानसर है जो कि वन्यजीव अभयारण्य है और यहाँ पे आपका टाइगर रिजर्व अनुपस्थित है। ठीक है। लद्दाख में आपका हेमीसाई क्या है तो राष्ट्रीय उद्यान है और आपका वन्यजीव अभयारण्य चांगथांग है जो कि 1600 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ भी आपका जो टाइगर रिजर्व अनुपस्थित है। हरियाणा में जो आपका कालेश्वर एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, आपका कालेश्वर एवं नाहर जो है वन्यजीव अभयारण्य है हरियाणा का और यहाँ पे भी अनुपस्थित है आपका टाइगर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। और इंद्र किला है। यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में आपका चंद्रताल हो गया, पोंग डैम झील हो गया, रेणुका खीरगंगा हो गया, पिनघाटी हो गया एवं सिमलाबारा हो गया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी आपका टाइगर रिजर्व क्या है तो अनुपस्थित है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड को देखेंगे। उत्तराखंड में जो है आपका जिम कॉर्बेट हो गया जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष है, वर्ष 1936 में। गंगोत्री हो गया, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं आपका वन्यजीव अभयारण्य है केदारनाथ जो कि 967 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है आपका जिम कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व है आपका उत्तराखंड में। ठीक है। वहीं आपका राजस्थान में आपका जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, केवलादेव हो गया, रणथंभौर हो गया, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मरुस्थलीय मुकुंदरा हिल्स हो गया, मुकुंदरा हिल्स दर्रा हो गया। ठीक है। यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल एवं वन विहार। ठीक है। यहाँ पे जो है आपका टाइगर रिजर्व में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, बिस्तारी, धौलपुर एवं करौली हैं। ठीक है। जो कि टाइगर रिजर्व है। गुजरात में आपका गिर वन हो गया जो कि राष्ट्रीय उद्यान, मरीन हो गया
जो कि राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक हो गया जो कि महाराष्ट्र ब्लैक बक हो बंसदा हो गया जो कि क्या है तो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। हो गया आपका वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, गिर हो गया, गिर समुद्री जो कि कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर हो गया, नारायण सरोवर हो गया, परना हो गया, जंगली गधा हो गया। यहाँ पे टाइगर रिजर्व क्या है तो गुजरात में अनुपस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी हो गया जो कि बोरीवली में, पेंच हो गया जिसे जवाहरलाल नेहरू के भी नाम से जानते हैं, तदोबा हो गया, गुगामल हो गया, नवेगांव हो गया, नवेगांव नगजीरा एवं चांदोली हो गया जो कि महाराष्ट्र के क्या है तो राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया आपका, फंसड हो गया, फंसड हो गया, बोर कालसुबाई, हरिश्चंद्र घाट हो गया, मेलघाट हो गया, नागजीरा हो गया, करनाला हो गया, करनाला पक्षी हो गया, पेनगंगा हो गया, उमरेद हो गया, पौनी एवं करहांदला हो गया, ठीक है। वहीं आपका यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है मेलघाट, तंडोबी, अंधारी, पेंच टाइगर रिजर्व, सहाद्री, नौगांव, नगजीरा एवं बोर क्या है तो यह सब क्या है तो आपका टाइगर रिजर्व है। गोवा में जो है आपका महावीर है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर यानी मोलोलेम भी बोलते हैं इसको। महावीर का जो है 40 वर्ग किलोमीटर का वन्यजीव अभ्यारण्य भी है महावीर नाम से, जो कि 40 वर्ग मील में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद से कर्नाटक में आपका जो है नागरहोल हो गया, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख हो गया, बनेरघट्टा हो गया, अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य आपका दांडेली हो गया, घाट परवर वन्यजीव अभ्यारण्य, चिंचोली हो गया, ताल कावेरी हो गया, ठीक है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है बांदीपुर, भद्रा, दांडेली हो गया, ठीक है। आपका जो है बांदीपुर हो गया, भद्रा हो गया, दांडेली हो गया, अंसी काला हो गया, नागर हो गया, बिलगिरी हो गया, रंगनाथ मंदिर हो गया, ठीक है। केरलम में आपका जो है अनाई मुद्दी हो गया, इरावी कुल्लम हो गया, मथिकेटन 16 हो गया, परवाविन कुल्लम 16 हो गया, पेरियार हो गया, साइलेंट वैली हो गया। उसके बाद से वो जो है यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य थकेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, इदुक्की हो गया, नेयार हो गया, प्राम्बिकुलम हो गया, मलाबार हो गया, पेरियार हो गया, पेरियार वायनाड हो गया जो कि क्या है तो वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब पेरियार एवं प्राविंकुलम क्या है या तो यहाँ का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है कि केवलादेव जो है आपका, केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल। केवलादेव जो है साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का क्या है तो प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपका केवलादेव, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब तेलंगाना को, ठीक है। जैसे तेलंगाना में जो है आपका हो गया कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मुग्रावनी हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर, प्राणहिता एम किन्नरसानी एम टाइगर रिजर्व है कवल एम अमराबाद। तमिलनाडु में आपका इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई गुइंडी हो गया, मुकुर्थी हो गया, मन्नार की खाड़ी यानी सागरीय उद्यान। अब यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है कोडई कनाल हो गया, पॉइंट कैलीमार हो गया, पुलिकट झील हो गया, सत्यमंगलम हो गया, कालकांड हो गया, वेदाथंगल हो गया, बेलनाडु हो गया, मुदुमलाई हो गया जो कि क्या है तो वन्यजीव अभ्यारण्य है। टाइगर रिजर्व है यहाँ पे है कलक्कड़ मुंडनथरई है, अनामलाई है, मुदुमलाई है, ठीक है। श्री जो है बिल्लीपुथुर मेघमलाई है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो कि कहाँ है तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश में आपका हो गया टाइगर रिजर्व राजीव गांधी यानी रामेश्वरम, पापीकोंडा हो गया, श्री वेंकटेश्वर हो गया। यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य कोरिंगा हो गया, कोलेरू झील हो गया, पुलिकट हो गया, नागार्जुन सागर एवं श्री सैलम हो गया। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आप छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती कुटूरी, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में है राष्ट्रीय उद्यान, एम अचान कमार जो है अचान कमार आपका यहाँ का वन्यजीव अभ्यारण्य, एम सीता नदी है जो कि आते यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है। वहीं आपका इंद्रावती हो गया, उदंती सीता नदी हो गया, अचान कमार हो गया, गुरु घासीदास एम तमोल पिंगला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा में जो है आपका उड़ीसा में आपका भीतरकनिका एम सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो गया। भीतरकनिका, चिल्का,
गाहिर माथा, नंदन कानन एम सतकोसिया एम गर्ज एम सिमलीपाल। यह क्या है आपके, तो यह जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है यहाँ पे सिमलीपाल हो गया, एम सतकोसिया हो गया, एम गर्ज। यह क्या है, तो आपका टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया एम गर्ज। पश्चिम बंगाल में आपका बुक्सा हो गया जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा हो गया, नेवरा वैली हो गया, सिंगी लाला हो गया जो कि राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एम जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है चपरा मारी बलवपुर एम सुंदरबन एम बुक्सा जो कि यहाँ सुंदरबन एम बुक्सा क्या है यहाँ के टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद से हो गया आपका त्रिपुरा में आपका क्लाउडेड लेपर्ड एम बाइसन यहाँ क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है। एम गुमटी एम सिपाही जाला जो यहाँ के क्या है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व अनुपस्थित है। ठीक है, त्रिपुरा में आपका। मिजोरम में आपका मुरलन हो गया, एम फवंग पुई यानी ब्लू माउंटेन बोलते हैं, यह क्या है, तो सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य दम्पा है, यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य दम्पा एम थोरटांग लांग है, दम्पा एम दम्फा जो है क्या है, तो यहाँ का टाइगर रिजर्व है मिजोरम का। मणिपुर जो केबू लमजाओ टाइगर रिजर्व, केबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान एम सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी नहीं है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नागालैंड में जो आपका इकाटी, नागालैंड में इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान है। और आपका फाकिम जो कि 642 हेक्टेयर में जो है फैला हुआ है आपका क्या है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा एम माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। एम पंखुई शेषा आर्किड यह क्या है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य है। नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व एम कमलांग क्या है, तो यह सभी टाइगर रिजर्व है। असम में आपका डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी हो गया, रायमोना हो गया, देहिंग हो गया एम पटका, यह सभी क्या है, तो आपका राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य आपका दीपोर बिल है, पूर्वी कार्बी एंगलोंग एम लाखोवा है। ठीक है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व है आपका असम में, मानस है, नमेरी है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व एम ओरांग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिक्किम में जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका कंचनजंगा है। और आपका किताम हो गया, किताम एम पांगोल खा जो है क्या है, तो यह जो है सिक्किम का क्या है आपके, तो यहाँ आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, मेघालय में जो मेघालय में जो है बाल फकरम नोकरे क्रीज यानी गारो पहाड़ी, यह क्या है, तो आपका राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है नौगखेलम, सिजू, बागमारा एम पिंचर प्लांट है। ठीक है, झारखंड में आपका बेतवा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे आपका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू एम पोप चंची क्या है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान एक है पलामू। बिहार में जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है। और यहाँ पे जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है भीमबांध हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, कांवर झील हो गया, कैमूर हो गया, वाल्मीकि हो गया, विक्रमशिला। और यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व कौन, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है एक। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान आपका दुधवा हो गया। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला एवं पटना है। ठीक है, और आपका दुधवा एम पीलीभीत, अमनगढ़ एम रानीपुर क्या है, तो टाइगर रिजर्व है। दुधवा में क्या है, दुधवा आपका पीलीभीत और अमनगढ़ एम रानीपुर क्या है, तो यह सभी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कि बांधवगढ़, फांसिल, मंडला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव या इंदिरा प्रियदर्शनी यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेन हो गया, संजय हो गया, सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो गया, एम डायनासोर एम कुनो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जो कि कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर बोरी हो गया, गांधी सागर हो गया, राष्ट्रीय चंबल एम पन्ना हो गया, राता पानी हो गया, एम सोन हो गया, एम घड़ियाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा हो गया, सतपुड़ा हो गया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय दुबड़ी, पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती, राता पानी यानी डॉक्टर विष्णु वर्णकर टाइगर रिजर्व एवं माधव टाइगर रिजर्व, यह सब की कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि अंडमान एवं निकोबार में जो है 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कैंपबेल वे, गलाथिया वे, महात्मा गांधी मरीन, ठीक है,
महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, एम सैंडल पीक है। ठीक है, यहाँ पे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप। ठीक है, सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2020 एवं 2005 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, जिसमें कि यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है, किसको देखेंगे? तो यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्रों को देखेंगे। जैसे कि आपका नीलगिरी जो यूनेस्को सूची में जब शामिल हुए उसको सम्मिलित वर्ष को देखेंगे। जैसे नीलगिरी हो गया, यह जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह कहाँ? तो केरलम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में है। यह सम्मिलित होने वाला वर्ष इसका कब है? तो 2000 है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, यह भी कहाँ? तो तमिलनाडु में है। यह जो है कब सम्मिलित हुआ था? 2001 में। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में, यह सम्मिलित हुआ 2001 में। नंदा देवी यह उत्तराखंड में सम्मिलित हुआ 2004 में। नोकरेक आपका मेघालय में सम्मिलित हुआ 2009 में यूनेस्को में। ठीक है, पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, यह भी सम्मिलित हुआ 2009 में। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, यह भी सम्मिलित हुआ 2009 में। अमरकंटक एवं अचानकमार जो कि मध्य प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश, अचानकमार छत्तीसगढ़ में, यह सम्मिलित हुआ था 2012 में। ग्रेट निकोबार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह सम्मिलित हुआ 2013 में। अगस्त्य मलाई यह जो तमिलनाडु में स्थित है, यह सम्मिलित हुआ था यूनेस्को में 2016 में। और आपका कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, यह सम्मिलित हुआ 2018 में। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है और यह सम्मिलित हुआ 2020 में। शीत मरुस्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में, यह सम्मिलित हुआ था यूनेस्को में कब? 2025 में। ठीक है, आइए, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो है, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह जो नीलगिरी में किया गया था वर्ष 1986 में। कार्टागेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्टागेना प्रोटोकॉल जो किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे किस प्रकार के जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? किस प्रकार के जैव विविधता का उपयोग जो प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो आनुवांशिक विविधता का किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम किसने जो भारत में सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा भारत को सर्वप्रथम किसने जो है जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो रोजर और पवनार ने किया। अरीबादा क्या है? तो अरीबादा जो कछुओं के कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारे के पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओस्ले, नॉर्वे। कहाँ? तो ओस्ले, नॉर्वे में स्थित है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, जो कि कहाँ कितने हैं? तो 11 है। ठीक है, जैव सुरक्षा का कार्टेजोना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, भारत का जो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर, गुजरात में स्थित है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है, वह भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? विश्व का कौन सा द्वीप जो केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप है। कजिन द्वीप है, जिसे सेशल्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पक्षियों का जब प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो वेदांथंगल, तमिलनाडु। कहाँ? तो वेदांथंगल, तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 3 राज्य, जिसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु क्या है? तो केरल है। नेक्स्ट है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के जंतु संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड वाला
भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी जिसे उत्तराखंड को कहा जाता है, उत्तराखंड वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतरोही ने खोजा था? फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। किसने? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। नेक्स्ट है, किसे गंगा का टाइगर की उपमा दी जाती है? किसे जो गंगा का टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को दी जाती है। ठीक है, आइए हम लोग प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार कहाँ? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। रंगन थिटू पक्षी विहार कहाँ? तो मांड्या कर्नाटक में है। बेथांदंग बेथान वेदांत वेदांथंगल जो है, वेदाथंगल पक्षी विहार कहाँ? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, वहीं आपका नीलापट्टू पक्षी विहार कहाँ? तो नेल्लौर आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ? तो चेराओ मांडवी नदी के पास गोवा। ठीक है, कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ? तो चित्तूर आंध्र प्रदेश। कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ? तो चित्तूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में। ठीक है, कुमाराकोम पक्षी विहार या वेवनाथ पक्षी विहार कहाँ? तो कोटायम केरलम कहाँ? कोटायम केरलम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका अगला चैप्टर जो होगा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर होने वाला है। तो चलिए, जलवायु परिवर्तन से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। जैसे बोले कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण है। ठीक है, जो कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने? तो जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट हमारे कि किसी गैस का वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता में उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर करता है। नेक्स्ट हमारे कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो जलवाष्प यानी वाटर वेपर है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका जापान में 11 दिसंबर 1997 को अंगीकार किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2005 में। यह जो है क्योटो प्रोटोकॉल को जो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अंगीकृत कर लिया गया, लेकिन यह प्रभावी हुआ 2005 से। ठीक है, वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले पर अप्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को क्या करती है? तो अवशोषित करती है। नेक्स्ट है कि मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? मीथेन गैस के जो उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्र भूमि, समुद्र एवं हाइड्रेटस है। कौन? तो हाइड्रेटस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास जो किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में किए गए हैं। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? जलवायु परिवर्तन का जो क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से। किसे? तो आइस कोर से किया जाता है। नेक्स्ट है कि हिम तत्व यानी आइस कोर किस ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है? हिम तत्व यानी जो आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर के छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार क्या होता है? तो नमूना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धति वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? समोच्च बांध एवं अनुपद सेशन तथा एवं शून्य जुताई है। ठीक है। नेक्स्ट हमें किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष यानी जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया था? तो कानकून सम्मेलन में किया गया था, जो कि मैक्सिको में हुआ था वर्ष 2010 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि हरित जलवायु कोष के गठन का क्या क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना है। ठीक है। यदि किसी महासागर का पादप पल्वक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल क्या तो प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ष 1979 में किया गया था। ठीक है। कौन सी घटना जो वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? तो हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि को दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैश्विक तापन के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? तो इटली तथा स्विट्जरलैंड के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर मनाया जाता है। इस समय 1 घंटे यानी 8:30 PM to 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। यह ग्रीन ग्रुप यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की थी? तो 8 अगस्त 2013 को प्रदान की थी। नेक्स्ट है कि आईपीसी यानी जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भारत है। नेक्स्ट है कि भारत की जो जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण, यानी जो है आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। जैसे बोल रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? तो यह जो समताप मंडल यानी एस्ट्रोस्फीयर में होता है। ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ओजोन परत जो है आपका पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल की खोज किसने की थी? तो GW केंट मुर ने की थी। नेक्स्ट हमारा कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र की खोज जो है किसने की थी? तो ब्रायर गार्डिनर तथा जोनाथन साइक्लिंग ने की थी। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ओजोन परत के जो है क्षय को रोकने से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन। ठीक है। हैलोन 1211 एम 1301 आदि हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ओजोन अनुकूल पदार्थ यानी ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है।
भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक, भारत के जो श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर के माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई क्या होती है, तो अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय, वायु में जो है वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, तो 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषक। जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, तो मानव जनित प्रदूषण के कारण करते हैं। नेक्स्ट है कि वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक प्रदूषक यानी पावर प्लांट से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो द्वितीयक वायु प्रदूषक यानी अम्लीय वर्षा ग्राउंड लेवल जोन ओजोन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी जो है ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है। नेक्स्ट है कि जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं, तो सुपोषण यानी जो है यूट्रोफिकेशन में करते हैं, सुपोषण में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु में प्रदूषित करती है, तो लेड। वाहनों में जो है पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी जो धातु वायु में प्रदूषित करती है, तो लेड करती है। ठीक है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि का द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। अम्ल वर्षा यानी जो है एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है हमारा कि अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मृदा का पीएच मान क्या होता है, तो कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि एसेबस्ट फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक कौन सा रोग हो जाता है, तो एस्बेस्टोसिस हो जाता है। एस्बेस्टोसिस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कि जैव उपचारण यानी बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य है, तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है। किसमें, तो रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो स्वस्थानीय जैव उपचार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे कि यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहते हैं। ठीक है। प्रदूषकों की जड़ों एवं पत्तियों से संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है, तो फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। ठीक है। प्रदूषक एवं दुष्प्रभाव। ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषक से क्या होता है, तो श्वास संबंधी रोग होता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो प्रदूषक से क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या होता है।
धूल कण से यकृत तथा वृक्क की क्षति होती है आपका धूल कण से, ठीक है। शीशा से आपका क्या होता है, तो कैंसर होता है आपका शीशा से। नेक्स्ट है हमारे कि भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। भारत की कौन सी नदी जो है अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो दामोदर नदी कहलाती है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। पेयजल में जो है नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से जो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनो मिथेनोग्लोबिनीमिया होता है। कित क्या है, तो मिथेनोग्लोबोनीमिया हो जाता है, ठीक है, या ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाया जाता है। सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कौन से प्रमुख प्रदूषक पाया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन पाए जाते हैं। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है। ग्रीन मफलर जो है किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अधूरे प्रज्वलन के कारण अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी प्राथमिक प्रदूषक निकलती है। नेक्स्ट है पॉलीथीन पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है, तो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था, तो रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है कि इंसनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे कि भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो वर्ष 1974 में किया गया था। कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन करता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को पहुंचाती है। पार्थेनियम यानी गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है, तो चर्म रोग एवं दमा होता है। नेक्स्ट एक लाइकेन जो है किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं। लाइकेन्स जो है किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के जो कि प्रदूषित स्थान पर लाइकेन अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार के प्रदूषण होता है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो ऊष्मीय प्रदूषण का होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। नेक्स्ट है कि शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो बेंजीन, टाइलून एवं जाइलिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है, तो रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है कि सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं, तो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं, तो आर्सेनिक तथा क्या है, तो फ्लोराइड है। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को जो है सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है, तो न्यूमोकानियासिस होता है, क्या था, न्यूमोकोनियासिस होता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। भारत में जो प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, तो फॉस्फेट की पाई जाती है। नेक्स्ट है कि किस उद्योग में जो है संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है, तो कपड़ा उद्योग में रहता है। नेक्स्ट है कि जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन जो सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। ब्लैकफुट नामक रोग किस कारण होता है, तो पेयजल में आर्सेनिक अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट हमारे किस पादप को जो जलीय विषाक्तता पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है, तो जलकुंभी के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है, तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोमस नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है, तो पराबैंगनी विकिरण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषक एवं प्रभावित अंग जैसे कि एस्बेस्टस धूल से
आपका फेफड़ा प्रभावित होगा, ठीक है। शीशा से आपका जो है मस्तिष्क होगा, पारा से आपका उदर होगा, एवं कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या तो रक्त वाहिकाएँ होती हैं प्रभावित, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट देख लेंगे आपका पर्यावरणीय संस्था संगठन, ठीक है, और इसका उद्देश्य के बारे में। जैसे कि आपका बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन को देखेंगे। जैसे कि बोल रहा है आपका संगठन है फर्स्ट संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। सदस्य 193 सदस्य हैं। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण यानी इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स विकसित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसके ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। यह जो इसका उद्देश्य है यह प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग में क्या करता है, तो सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन्य पादप एवं जंतु की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम यानी सिटीज या वाशिंगटन कन्वेंशन की स्थापना। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, ठीक है। इस मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें सदस्य देश हैं कितने, तो 185। इसका उद्देश्य जो है सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए संकट उत्पन्न न करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। इसका उद्देश्य है यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच यानी जो ग्लोबल फोरम क्या करना, तो प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इसका उद्देश्य है यह पर्यावरण संरक्षण यानी जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन शोध की पुनः स्थापना के लिए कार्य करता है, ठीक है। वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना वर्ष 1961 में। सदस्य देश हैं इसके 100। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल यानी जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना वर्ष 1922 में। सदस्य 121 है। मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज यूके में है। यह जो पक्षियों एवं उनके आवासों के संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूट इसका स्थापना वर्ष 1974 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना वर्ष 1974 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन पीस की स्थापना वर्ष 1971 में। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में हुआ। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय, आनुवंशिक एवं अभियांत्रिक आदि पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी आपका वर्ष 1996 में। मुख्यालय इसका मुख्यालय कहाँ, तो वेंजनिंजन नीदरलैंड्स में है, ठीक है। यह जो है इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है, वेटलैंड इंटरनेशनल, ठीक है। रॉटरडम कन्वेंशन इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। सदस्य देश 157 है। मुख्यालय इसका रॉटरडम नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य है कि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार एवं राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर क्या करना, तो बल देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इसके सदस्य देश 152 है। मुख्यालय जो इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसका उद्देश्य है कि अनवरत जैविक
प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जो कि हमारा पर्यावरण एवं परिस्थिति का जो है लास्ट चैप्टर होगा, विविध यानी मिसलेनियस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए मिसलेनियस के प्रश्नों को देखते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि बोल रहा है कि पगमार्क टेक्नोलॉजी यानी जो पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है पगमार्क तकनीक का। ठीक है, नेक्स्ट एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध जो किससे, तो सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत है। ठीक है, इको मार्क जो है क्या है, इको मार्क जो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों, इको मार्क क्या है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया प्रमाणन चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार। नेक्स्ट है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 में प्रस्तुत की थी, तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक यानी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को जो है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो सिएरा लियोन में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस पर्यावरण कार्यकर्ता को ब्रिक्स मानव कहा जाता है, तो चंडी प्रसाद भट्ट यानी चिपको आंदोलन से संबंध है इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी नेरिक यहाँ स्थित है, तो यह जो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारे कि पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल जो किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारे कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? केंद्रीय सरकार द्वारा जो है किस वर्ष जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, तो वर्ष 1982 में किया गया। विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि हरित अर्थव्यवस्था में रहित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है। कौन सा है, तो चीन। ठीक है, पारिस्थितिकी एवं अस्थायी मित व्यतिता है, यह किस आंदोलन का नारा था, तो चिपको आंदोलन का। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो वन एवं वन्य जीवों के सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा जंतु जो है विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर है, तो पांडा है। क्या, तो पांडा है। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के गठन से पूर्व की इस मंत्रालय का नाम क्या था, तो महासागर विकास मंत्रालय था। नेक्स्ट है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 1993 में किया गया था। सासाकावा पुरस्कार जो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि आंदोलन एवं संबंधित व्यक्ति, जैसे कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है आपका मेघा पाटेकर तथा बाबा आमटे। मैती आंदोलन से संबंधित है आपका कल्याण सिंह रावत। अब बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है संत जाम्भोजी एवं अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, वर्ष 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय बाघ गणना, अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले, अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश है जहाँ की 785, कर्नाटक जहाँ 563, उत्तराखंड जहाँ का तो 560 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति, मार्च 2024 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 13,874 है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक 3,907 है। इसके बाद महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तमिलनाडु है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 12,852 थी 2018 में। अभी 2024 में कितनी? तो 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 13,874 हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन एवं संधि के बारे में। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कब? तो वर्ष 1972 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना इसके तहत की गई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसमें जो है मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास था। ठीक है। हेलसिंकी सम्मेलन वर्ष 1974 में हुआ। ठीक है। और इसका निर्णय था इसमें सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। लंदन सम्मेलन जो हुआ था आपका 1975 में, इसमें निर्णय लिया गया था समुद्र में कचरे को निरास्तरण का प्रतिवेद। चौथा हुआ था यूरोपीय वन्यजीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में, इसमें प्रजाति संरक्षण के लिए निर्णय लिया गया था। ठीक है। वियना सम्मेलन जो कि 1985 में हुआ था, इसमें जो ओजोन स्तर यानी ओजोन परत का संरक्षण का निर्णय लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि 1987 में हुआ था, इसमें जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन जो कि रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। पर्यावरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृति किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि पर्यावरण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 हम जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई। ठीक है। उसके बाद से हुआ नैरोबी घोषणा पत्र हुआ था 1997 में। इसमें निर्णय लिया गया अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन। ठीक है। उसके बाद से क्योटो सम्मेलन हुआ जो कि पृथ्वी +5 सम्मेलन 1997 में। इसमें जो निर्णय लिया गया ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करने यानी क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। जोहान्सबर्ग रियो 10 सम्मेलन एवं पृथ्वी 10 सम्मेलन। ठीक है। 2002 में हुआ। सतत विकास पर विशेष बल का निर्णय लिया गया और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना और सहमति की स्थापना की गई आपका इसमें निर्णय के अनुसार। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह जो 2005 में हुआ, इसमें निर्णय लिया है कि विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 का स्तर तक लाना है। ठीक है। कोपेनहेगन सम्मेलन जो कि पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल था, यह 2009 में हुआ था। यह जो विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान की परिकल्पना करना था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ था। इसमें जो है हरित जलवायु कोष का स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। तो यही था। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखकर आप लोग जो है एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि तुर्की एंटालिया वर्ष 2026 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC पार्टियों का सम्मेलन यानी COP31 का मेजबान करेगा। तुर्की एंटालिया में वर्ष 2026 में जलवायु परिवर्तन पार्टियों का सम्मेलन यानी COP31 का मेजबान करेगा। कौन? तो तुर्की। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो है आप लोग को 13 तक हम बता दिए हैं। बाकी आप लोग जो है इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करने का प्रयास जरूर कीजिएगा।